आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है बेटा, वो गैस लॉ में सेकंड लॉ है, दैट इज नोन एज चार्ल्स लॉ। ठीक है, दिस लॉ इज गिवन बाय द साइंटिस्ट जैक्स चार्ल्स। देख लेना आप जो भी है, दैट इज जैक्स चार्ल्स। अभी जो मेन इश्यू है वो वही है जो पहले था बेटा, कि हमारे पास, एक सेकंड रुक जाइए, तीन चीजें होती हैं किसी भी गैस लॉ को स्टडी करने के लिए। एक वॉल्यूम होता है, एक टेम्परेचर होता है और एक प्रेशर। हम क्या करते हैं बेटा, पहले केस में या किसी भी केस में आप लगा सकते हैं, एक चीज को कांस्टेंट कर देते हैं फिक्स, और फिर वॉल्यूम बढ़ा के देखते हैं कि टेम्परेचर पे क्या इंपैक्ट पड़ा। दूसरे केस में हम टेम्परेचर को फिक्स कर देते हैं और फिर देखते हैं वॉल्यूम और प्रेशर में क्या रिलेशन आया हमारे पास। और तीसरे केस में याद कीजिए, वॉल्यूम को कांस्टेंट करके हम टेम्परेचर और प्रेशर के रिलेशन को समझते हैं। इसी तरीके से हमारे लॉस काम करते हैं। तो कल जो हमने पढ़ा था बच्चों, उसमें हम लोगों ने टेम्परेचर को कांस्टेंट किया था और वॉल्यूम और प्रेशर के रिलेशन को समझा था, और हमें पता चला था कि वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/V। ठीक है जी, यहां तक का। तो आज हम बात करेंगे बेटा चार्ल्स लॉ की, कि चार्ल्स लॉ हमें क्या बताता है। तो सबसे पहली बात बेटा, जब हम चार्ल्स लॉ को डिस्कस करते हैं ना, तो प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया जाता है, प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट। और इफ प्रेशर इज कांस्टेंट, द प्रोसेस इज नोन एज आइसोबार। इस प्रोसेस को हम आइसोबार के नाम से जानते हैं। टेम्परेचर अगर कांस्टेंट होगा तो आइसोथर्म, प्रेशर अगर कांस्टेंट होगा बच्चों तो आइसोबार, और अगर वॉल्यूम कांस्टेंट होगी तो आइसोकोर। ठीक है जी। तो क्या कहता है बेटा चार्ल्स लॉ? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, फॉर ए गिवन मास ऑफ ए गैस, गिवन मास ऑफ ए गैस at constant pressure, the volume of gas is directly proportional to temperature। यानी देखिए, पहले भी बताया बेटा, कोई भी लॉ होगा उसमें जो गिवन मास होगा ना, इसका मतलब होता है कि मास फिक्स कर दिया और साथ में क्या फिक्स कर दिया, प्रेशर भी फिक्स कर दिया। तो वो कहता है कि अगर मैं प्रेशर को फिक्स कर दूं और उसके बाद टेम्परेचर बढ़ाऊं गैस का, तो अगर गैस का टेम्परेचर बढ़ेगा बच्चों, तो वॉल्यूम क्या होगी, एक्सपेंड होगी, फैल जाएगी। इसका मतलब हमारी वॉल्यूम बढ़ेगी, और वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, देखिए टेम्परेचर बढ़ रहा है, वॉल्यूम भी बढ़ रही है। इट मींस क्या रिलेशन हुआ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है, तो इसे अगर हम शो करेंगे बेटा, तो कैसे शो करेंगे, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए बच्चों वी हैव टू यूज ए कांस्टेंट दैट इज कॉल्ड K। इट मींस V इज इक्वल टू K। और अगर मैं T को इधर ले आता हूं बेटा, तो दैट विल बिकम V/T इज इक्वल टू K। तो ये आ जाएगा हमारा चार्ल्स लॉ का इक्वेशन। ठीक है, V/T इज इक्वल टू K। इसी पे हमारे न्यूमेरिकल आएंगे, इससे रिलेटेड टर्म्स। अभी जैसे हम लोगों ने बॉयल्स लॉ में पढ़ा था बेटा, कि भाई अगर आपको याद है, हम लोगों ने किया था कि भाई PV इज इक्वल टू K इन केस ऑफ बॉयल्स लॉ। तो उससे हमें पता चला था कि भाई P1 V1 भी K ही होगा, कुछ भी कर दे वो हमेशा K ही रहेगा, क्योंकि K तो कांस्टेंट है। तो हमारा रिलेशन बना था P1 V1 इज इक्वल टू P2 V। इसमें P1 होता है बेटा, मान लीजिए कोई गैस है, उसका अभी प्रेशर 2 एटमॉस्फेयर है, मान लीजिए प्रेशर कितना है, 2 एटमॉस्फेयर, और अभी वॉल्यूम उसकी 10 लीटर है, और ये उसका सेकंड प्रेशर है, ये कैलकुलेट करना है, और वॉल्यूम उसकी होगी 20 लीटर। तो ये होता है इनिशियल प्रेशर, इनिशियल वॉल्यूम, फाइनल प्रेशर, फाइनल।
ये हमारा बॉयल्स लॉ में चला था, P1 V1 is equal to P2 V2। तो सिमिलर थिंग विल बी हैपन हियर बेटा। क्या हो जाएगा हमारे पास, यहां से हमारी इक्वेशन बनेगी V1 by T1 is equal to, या पहले इसको K लिखिए, then V2 by T2 is equal to K, hence V1 by T1 is equal to V2 by T। तो ये वो रिलेशन है जिसपे हमारे न्यूमेरिकल्स होंगे। एक बार इसको नोट कर लीजिए आप। जो फाइनल इक्वेशन है वो आ गई V1 by T1 is equal to V2 by T2। नाउ द क्वेश्चन अराइज कि कितना टेम्परेचर बढ़ाने पर कितनी वॉल्यूम बढ़ेगी। भाई हमने ये तो कह दिया कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगी, लेकिन कितना टेम्परेचर बढ़ाने पर कितनी वॉल्यूम बढ़ेगी ये समझना बहुत जरूरी है। तो समझो बेटा कैसे होता है एक्चुअल में। देखिए, अगर यहां बहुत ध्यान देना पड़ेगा आपको इस चीज पे। अगर मान लीजिए किसी भी गैस की इनिशियल वॉल्यूम V0 है, इनिशियल वॉल्यूम है ये उसके पास, और अगर हम 1 डिग्री टेम्परेचर को इंप्रूव कर रहे हैं या बढ़ा रहे हैं, तो कितना वॉल्यूम बढ़ेगा, वो बढ़ेगा इनिशियल वॉल्यूम का 273, यानी कि जितनी भी इनिशियल वॉल्यूम होगी उसका 273 हिस्सा बढ़ जाएगा। ये बात ध्यान रखना, मैंने कहा है इतना वॉल्यूम इंक्रीज होगा। ओके, तो सवाल यह है कि फाइनल वॉल्यूम क्या होगा। तो फाइनल वॉल्यूम को मैं मान लेता हूं VT। तो VT क्या हो जाएगा बेटा, इनिशियल वॉल्यूम तो रहेगी ही रहेगी इतनी, तो ये जो वॉल्यूम है ये तो बढ़ी हुई वॉल्यूम है ना, तो दिस प्लस V0 by 273 अगर 1 डिग्री टेम्परेचर हम राइज करें। बट यहां 2 डिग्री भी हो सकता है, 10 डिग्री भी हो सकता है, 100 डिग्री भी हो सकता है, -273 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी टेम्परेचर हो सकता है। तो हमारी इक्वेशन को सिंप्लीफाई या फुल प्रूफ करने के लिए यहां हम T यानी कि जो भी टेम्परेचर हमने चेंज किया है उससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो इस तरीके से हम अपनी फाइनल वॉल्यूम निकाल सकते हैं। मैं आपको दोबारा बताता हूं। मान लीजिए मेरी इनिशियल वॉल्यूम है V0 और मैं जो भी टेम्परेचर है उसमें 1 डिग्री का राइज कर रहा हूं, तो उस राइज से क्या होगा बेटा, जो मेरी वॉल्यूम है उसका 273 हिस्सा और बढ़ जाएगा। तो ये तो रहेगा ही रहेगा, ये और बढ़ जाएगा, तो टोटल क्या होगा, इन दोनों का एडिशन होगा। क्लियर है? तो V0 प्लस V0 by 273, बट दिस इज ऑल अबाउट 1 डिग्री, इट कैन बी 10 डिग्री, 20, 100 डिग्री। सो टू फाइंड आउट ए जनरलाइज्ड इक्वेशन वी मल्टीप्लाइड दिस बाय T, जो भी हमने टेम्परेचर चेंज। ठीक है, तो इस तरीके से हम वेरियस फॉर्मेशंस को अपनी देख सकते हैं। अब कुछ वॉल्यूम्स निकाल के देख लेते हैं कि भाई क्या होगा। फॉर एग्जांपल बेटा, मान लीजिए इफ T इज 10 डिग्री, या पहले आप इसकी जनरलाइज इक्वेशन देखो, VT अगर मैं V0 कॉमन ले लूं बच्चों तो 1, ठीक है जी, क्या आ जाएगा T over 273, ये हमारी इक्वेशन बन सकती है। V0 कॉमन आ गया दोनों में से, या फिर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं V0, इसका एलसीएम आ जाएगा 273 प्लस T डिवाइडेड बाय 273, ये भी हमारी इक्वेशन हो सकती है। ठीक है जी, तो इस तरीके से कुछ जनरलाइज इक्वेशन आपने बना लेनी है, जिससे आपका न्यूमेरिकल सिंप्लीफाई हो जाएगा, हम उसको हैंडल करेंगे। यहां एक खास बात समझिए बेटा, अगर मैं इस इक्वेशन की बात करता हूं और किसी ने मुझे T की वैल्यू दे दी -273 डिग्री सेल्सियस, ये डिग्री सेल्सियस में चल रहा है, -273 डिग्री सेल्सियस, तो मैं क्या करूंगा, मुझे VT निकालने के लिए कहा गया है, कहते हैं सर VT निकालो। अगर चेंज इन टेम्परेचर इतना कर दिया हमने, तो मैं तो फॉर्मूला लगाऊंगा। फॉर्मूला क्या है, V0 प्लस V0 बाय 273 बेटा मल्टीप्लाइड बाय -273, ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। अब इन दैट केस हम क्या करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस आ जाएगा, तो V0 माइनस V0 हो जाएगा, दैट विल बी 0, अगर आप समझ पा रहे हैं तो। ठीक है, तो
अगर हम -273 डिग्री चेंज करते हैं, माइनस में कर रहे हैं समझिएगा, तो वॉल्यूम घटेगी। तो -273 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा बच्चों, हमारी जो फाइनल वॉल्यूम है वो जीरो हो जाएगी। इफ द फाइनल वॉल्यूम बिकम्स जीरो, इट मींस हमारी जो वॉल्यूम है गैस की वो सीज हो जाएगी या फिर वो जीरो हो जाएगी। ठीक है, क्या बात समझ में आई? एक बार इसको नोट कीजिए, एट -273 डिग्री सेल्सियस VT विल बी जीरो। तक का समझ में आ गया? अभी देखिए क्या होगा, यहां हमारा पहला ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आएगा, इसमें ग्राफ ज्यादा नहीं है। मान लीजिए वी हैव टू ड्रा ए ग्राफ बिटवीन V एंड T, वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में हम लोगों ने ग्राफ बनाना है। तो क्या रिलेशन है बेटा, दैट इज, और यू कैन से V इज इक्वल टू KT। तो कैसा ग्राफ आ जाएगा हमारा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके का ग्राफ आपके पास आएगा। लेकिन अगर हम इसे आगे एक्सटेंड कर दें बेटा, थोड़ा समझिएगा, मैं दोबारा अच्छे से बनाता हूं, ये इस तरीके से कहीं ना कहीं ये आपका यहां जाके टच करेगा। ये मान लीजिए हमारी वॉल्यूम है, कुछ भी आप किसी भी सेंस में ले सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो देखिए अगर हम इस टेम्परेचर को, ये मान लीजिए 0 डिग्री है, आगे की तरफ टेम्परेचर बढ़ रहा है तो वॉल्यूम भी बढ़ रही है। लेकिन अगर हम 0 डिग्री से पीछे की तरफ आ रहे हैं बेटा, और यहां पे आप टेम्परेचर जब देखेंगे दैट विल बी -273 डिग्री सेल्सियस। यहां ध्यान से देखिए, वॉल्यूम आपकी कितनी हो गई है, जीरो हो गई। क्लियर है ये बात आपको, वॉल्यूम विल बी जीरो। यहां टेम्परेचर प्लस में है, यहां टेम्परेचर माइनस में। तो अब ये जो टेम्परेचर है ना बच्चों, -273 डिग्री सेल्सियस, दिस इज नोन एज एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या डिफाइन करेंगे, द हाइपोथेटिकल टेम्परेचर at which volume of gas becomes zero is known as absolute temperature। वो हाइपोथेटिकल, क्योंकि जनरली हम लोग जाते नहीं है, गैस का वॉल्यूम जीरो होता नहीं बेटा, बहुत डाउन टेम्परेचर है -273। तो कहता है वो हाइपोथेटिकल टेम्परेचर जहां वॉल्यूम ऑफ गैस क्या हो जाए बेटा, जीरो हो जाए, उसे हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर के नाम से जानते हैं। ठीक है जी, तो ये हमारे पास ग्राफ है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का, और ये हमारी इक्वेशन है बेटा। एक इक्वेशन है V1/T1 = V2/T2, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो अब हम क्या करते हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं चार्ल्स लॉ के बारे में। कुछ स्टेटमेंट उठा लेते हैं कि भाई क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं। ठीक है जी, तो चलिए जी देखिए वो क्या स्टेटमेंट देती है अबाउट चार्ल्स लॉ। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास है बेटा, कहता है आई हैव ए गैस whose temperature is 0 डिग्री सेल्सियस, जिसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है। कहता है इसकी वॉल्यूम V है, V ml ले लो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, V इनिशियल वॉल्यूम इसकी V है। कहता है बताइए किस टेम्परेचर पर इसकी वॉल्यूम अपनी नॉर्मल वॉल्यूम से डबल हो जाएगी। ये V है तो 2V हो जाएगी, सीधी सी बात है। टेम्परेचर 0 डिग्री है तो टेम्परेचर कितना, और डिग्री सेल्सियस में पूछा है तो डिग्री सेल्सियस में ही हम आंसर देंगे। तो सबसे पहली बात बेटा, कोई भी न्यूमेरिकल है, टेम्परेचर भले ही डिग्री सेल्सियस में है, आंसर भले ही डिग्री सेल्सियस में देना है, बट आपने उसको पहले केल्विन में कन्वर्ट कर लिया। तो अगर मैं T1 की बात करूं बच्चों, तो डिग्री सेल्सियस को अगर केल्विन में लिखूंगा तो 273 केल्विन हो जाता है। ठीक है जी, तो अब मेरे पास V1 भी है, T1 भी है बेटा, V2 भी है
और T2 भी है, ये मुझे फाइंड आउट करना है। तो मैं क्या करूं, T2 को एक तरफ ले जाता हूं, है ना। तो T2 इज इक्वल टू V2 इंटू T1 डिवाइडेड बाय V। देखिए एक बात, अभी V2 कितना है, V2 इज 2V, T1 कितना है 273, V1 कितना है V से V कैंसिल आउट, तो दैट इज अप्रोक्स 546 केल्विन आपका आंसर आएगा। लेकिन अगर आप इसे डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 546 माइनस 273 दैट विल बी 273 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। ओके, तो इस तरीके से आप अपना क्वेश्चन करेंगे। एक बार इसको देख लीजिए। क्वेश्चन सेकंड बेटा कहता है आई हैव ए गैस whose volume is 300 ml, ये उसकी वॉल्यूम है बेटा, एंड टेम्परेचर इज -10 डिग्री सेल्सियस। इनिशियल वॉल्यूम है 300 ml और टेम्परेचर है 10 डिग्री -10 डिग्री सेल्सियस। कहता है इफ आई विल इंक्रीज द टेम्परेचर टू 10 डिग्री सेल्सियस, अगर मैं इसे यहां से यहां ले जाऊं भाई, तो कहता है बताइए मेरी वॉल्यूम पे क्या फर्क पड़ेगा। सबसे पहले फंडामेंटल क्वेश्चन को समझा कीजिए। अब ये बताइए टेम्परेचर बढ़ रहा है या घट रहा है, माइनस से प्लस में जा रहा है, यानी कि टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो सीधी सी बात है भैया वॉल्यूम भी बढ़ेगी, बिकॉज V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। बट द फर्स्ट पार्ट क्या करना है, हमें डिग्री सेल्सियस को बेटा जी केल्विन में कन्वर्ट करना है। तो अगर यही मैं T1 को लिखूं तो मैं क्या लिख दूं बेटा जी 263 केल्विन कर दूं। बताइए अगर 0 डिग्री होता तो 273 केल्विन, -10 डिग्री है तो उसमें से भी माइनस कर दूं 263, और ये क्या हो जाएगा T2 मेरे पास दैट विल बी 283 केल्विन। इसमें 10 बढ़ा देता हूं, सीधी सी बात है बेटा 0 डिग्री जो है वो 273 होता है, तो -10 है तो इसमें से भी -10 कर दो, +10 है तो इसमें +10 कर दो आप। ठीक है, तो इक्वेशन के बाद फिर वही V1 T1 V2 T2। V1 कितना है जी 300, T1 कितना है जी 263 और V2 कितना है बेटा निकालना है, T2 कितना है 283। तो V2 को एक साइड रखेंगे और बाकी सबको एक तरफ ले जाएंगे, डिवाइडेड बाय 263। आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, कैलकुलेशन आपने खुद कर लेनी है। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं बेटा, एक बार देख लो इसको भी। कल जो हमने बेटा बोयल्स लॉ का टॉपिक उठाया था उस पर कुछ डाउट आए हैं, एक बार वो डिस्कस कर लेते हैं। एक डाउट तो हमारे पास ये आया है कि ए बैलून फिल्ड विद आइडियल गैस इज टेकन फ्रॉम सरफेस। ठीक है जी, ये सी का सरफेस है, सी सरफेस टू ए डेप्थ ऑफ 100 मीटर, यानी कि ये सी है और हम यहां कोई बैलून था हमारे पास, हम उस बैलून को यहां से 100 मीटर की डेप्थ पे लेके जा रहे हैं। तो वो कहता है कि बताइए जो फाइनल वॉल्यूम होगी यानी कि V2 वो किस हिसाब से या क्या रिलेशन रखेगी इनिशियल वॉल्यूम के, यानी कि मान लीजिए V1। ठीक है, V1 और V2 में क्या रिलेशन होगा अगर मैं किसी बैलून को जो कि सी लेवल पे समुद्र के मतलब ऊपर है एक तरीके से और हम उसे नीचे ले जा रहे हैं 100 मीटर तक, तो उस केस में क्या हमारा रिलेशन रहेगा। ठीक है जी, तो देखिए बेटा समझना ये है कि सी सरफेस पे जो प्रेशर होता है हम उसे 1 एटमॉस्फेयर कंसीडर करते हैं। इसी को हम 760 mm ऑफ मर्करी भी कह सकते हैं या फिर 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी भी कह सकते हैं। ठीक है जी, बट नाउ द इश्यू इज अब हमें उसे पानी के अंदर ले जाना है, तो यहां पे हम मर्करी की बजाय वाटर के प्रेशर को स्टडी करेंगे, पानी कितना प्रेशर लगा है। ठीक है, एक बात तो आप समझ जाइए बेटा कि जब हम नीचे की तरफ जाते हैं तो प्रेशर बढ़ता है,
और अगर हम सी लेवल से ऊपर की तरफ जाते हैं तो प्रेशर डिक्रीज होता है। ये फंडामेंटल है जो आपको ध्यान रखना है। तो जी मान लीजिए मुझे ये समझना है कि सी लेवल पे जो हमारा प्रेशर है 1 एटमॉस्फेयर है, वो अगर वाटर की टर्म में स्टडी करें तो कितना होगा बेटा। तो आपको यहां समझना है बेटा कि जो वाटर का प्रेशर होता है ना, जो वाटर प्रेशर लगाता है वो मरकरी के प्रेशर से इतना टाइम्स होता है। ये आपको समझना, यानी जो भी प्रेशर मरकरी का होगा आप उसे इस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दें, प्रेशर अप्लाइड बाय वाटर आ जाएगा आपके पास। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात का। तो अभी हमारा इनिशियल प्रेशर कितना है P1, दैट इज 1 एटमॉस्फेयर, और यू कैन से 760 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। तो अब मैं इसे वाटर की टर्म में करूंगा तो 76 इंटू 13.6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा बेटा। ठीक है, तो अप्रोक्स जो मेरी कैलकुलेशन आ रही है दैट इज 10.3 मीटर ऑफ वाटर हो जाएगा, मरकरी हट जाएगा यहां से। तो ये आ गया जी मेरा P1। अब मुझे चाहिए V1। अब मान लीजिए P1 तो मेरा क्लियर है, P1 अब मैंने कितना मान लिया 10.3 मीटर ऑफ वाटर। जो भी मरकरी का प्रेशर होता है बेटा जी उसको 13.6 से मल्टीप्लाई कर दो, वो वाटर के प्रेशर में कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि मरकरी का जो डेंसिटी है वो वाटर से 13.6 ज्यादा होती है। V1 मान लीजिए मेरे पास V है बेटा। तो अभी मुझे और क्या चाहिए, मुझे चाहिए P2, ताकि मैं क्या निकाल सकूं, V2 कैलकुलेट कर सकूं। अभी यहां जो प्रेशर है बच्चों वो तो आ गया 10.3 mm ऑफ मरकरी। अब हम और नीचे जा रहे हैं 100 और, तो ये 100 प्रेशर और बढ़ेगा, समझ पा रहे हैं आप। तो फाइनल वॉल्यूम क्या हो जाएगी 100 प्लस 10.3, दैट इज 110.3 मीटर ऑफ वाटर। ये हो जाएगा आपके पास। तो अब आपको इक्वेशन याद है, क्या थी हमारे पास इक्वेशन, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। ठीक है जी, तो P1 V1 इज इक्वल टू P2 P1 कितना, V1 की जगह V, P2 कितना बेटा 110.3, और ये हमारा हो गया V। यहां से हम V2 निकाल लेंगे अपना, क्या हो जाएगा, इसे इधर ले आइए आप, 10.3 V डिवाइडेड बाय 110.3। समझ पा रहे हैं इस बात को। तो यहां से हमारा V2 निकल जाएगा। अब जो भी V2 निकलेगा, यहां से जो भी V2 निकलेगा, इसने क्या कहा है बेटा क्वेश्चन में, व्हाट विल बी द वॉल्यूम इन टर्म्स ऑफ ओरिजिनल वॉल्यूम। तो ओरिजिनल वॉल्यूम के टर्म में इसकी वॉल्यूम क्या होगी, तो जो भी V2 आपका निकलेगा आप उसे 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो परसेंटेज चेंज आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम इसकी कैलकुलेशन की बात करें तो दैट इज यहां जो हमारे पास आ रहा है वो है 0.093 V के करीब, दैट विल बी अवर V2। तो अगर मैं इसे 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा जो चेंज होगा वो 9.3% ऑफ V होगा, यानी V जितना भी था ना उसका 9.3% आपका वॉल्यूम रह जाएगा V। क्या बात समझ में आई बेटा। पहले तो मेन बात तो ये समझनी थी कि 10.3 कैसे आया, 76 को आप 13.6 से मल्टीप्लाई कर दो। दूसरी बात V2 निकाल लो, जो भी आपका V2 आए उसे 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वही चेंज होगा V1 के कंपैरिजन में। ठीक है, तो ये है हमारा क्वेश्चन फर्स्ट, एक बार इसको अच्छे से देख लीजिए आप।